हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे रोज़गार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए 13 अगस्त का एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। इसी तरह के एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए इसी तरह एनालिसिस लाते रहें। तो चलिए अब हम एनालिसिस को देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का ये सब प्रश्न है। आपको प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया जा रहा है। ऊपर में इंग्लिश में है और नीचे में हिंदी में है। ऊपर में क्या बोल रहा है इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2025। इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है। तो इसका अनुमानित GDP दर क्या है, 6.4। हम आपको केवल क्वेश्चन हिंदी में पढ़कर बताएंगे, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन और DC, ठीक है, वाशिंगटन DC। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसी तरह हम आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी आपको बताएंगे, ताकि आने वाले शिफ्ट में आपको सहायता मिले। आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था, तो वह महात्मा गांधी जी द्वारा किया था। सत्याग्रह सभा आप जानते ही होंगे, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। बंगाल की खाड़ी दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। बंगाल की खाड़ी जो है उसके दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट बोला जाता है उसके दक्षिणी भाग को, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। वैदिक युग के संदर्भ में गविष्ठी का क्या अर्थ है, तो गविष्ठी का अर्थ है मवेशियों के लिए युद्ध। आपको वैदिक काल यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से रिलेटेड आपको सेशन बहुत जल्द दिया जाएगा। इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे की ओर देखते हैं। वर्ष 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी, तो वर्ष 2000 में ऐसे तो बहुत सारे कंपनियों की स्थापना हुई थी। ये सवाल और बाय ऑप्शन सॉल्व होने वाले, लेकिन उनमें से एक बता देते हैं 2000 में स्थापना किसकी हुई थी। तो उस 2000 में स्थापना हुई थी किसकी, तो BSNL, जिसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है Ctrl+R का उपयोग क्या है, मतलब क्या आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं कि Ctrl+R शॉर्टकट की दबाने से हो जाएगा। तो क्या होता है, वेब ब्राउज़र पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए आपको शॉर्टकट की से संबंधित शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा एक चार्ट दिया आपको मैं दूंगा। आप इस चैनल में बने रहें। आगे की ओर देखते हैं। MS वर्ड में किस फाइल का नाम बदलने के लिए क्या होता है। किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए MS वर्ड में क्या होता है, तो फाइल की सामग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको सभी शॉर्टकट की से रिलेटेड आपको चार्ट दिया जाएगा बहुत ही जल्द। व्हाट इज द अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2025 का क्या है अर्थ, तो देश भर में रेलवे का आधुनिकीकरण करना इस स्कीम का
मुख्य उद्देश्य है। आगे की ओर देखते हैं। एमिलिया केयर, महिला क्रिकेट किस देश से संबंधित है? एक महिला क्रिकेट है एमिलिया केयर, एक किस देश से संबंधित? तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। आप इम्पोर्टेंट महिला क्रिकेटर को आप देख लेंगे, क्योंकि इसे 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था इसे, इसलिए यह पूछा गया है। इसी तरह से 2025 में जिसको पुरस्कार किसी भी प्रकार के मिला हो तो आप उसे देख लेंगे। आने वाले शिफ्ट में आपको सहायता मिल जाएगा इससे। आगे की ओर देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2024 में इसे प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धाभ्यास। या इन दोनों के बीच युद्ध नहीं है प्यारे दोस्तों, ये इन दोनों के बीच युद्ध अभ्यास है। जैसे किसी चीज़ का अभ्यास किया जाता है उसी प्रकार से एक अभ्यास है। हम आपको अमेरिका और भारत के बीच होने वाले सभी अभ्यास को अभी आपको बताते हैं। तो अमेरिका और भारत के बीच होने वाले आपको एक ठो यहाँ पर दिया गया है युद्ध अभ्यास। दूसरा नंबर पर आता है वज्र प्रहार। तीसरा नंबर पर आता है कोप इंडिया और चौथा नंबर पर आता है टाइगर ट्रम्प। हम आपको नहीं लिख रहे हैं, लिख के बता रहे हैं स्टूडेंट, तो आप कन्फ्यूजन ना हो। जो बोल रहे हैं आप उसे नोट कर लें। टाइगर ट्रम्प नहीं, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन से लिखा हुआ है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट सेशन से आपको हम पूरा PDF में आपको लिख के प्रोवाइड करवाएंगे। आगे की ओर इम्पोर्टेंट अभ्यास आपको बता देते हैं। जैसे इंडिया और चाइना, IND और CH चाइना, इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड। ठीक है प्यारे दोस्त, आगे की ओर देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन सा है। आगे की ओर आपका इम्पोर्टेंट इंडिया और रसिया है, जो आपके फेमस यानी विकसित देश है, उससे युद्धाभ्यास आपको हम बता देते हैं। इंडिया और रसिया के बीच कौन सा होता है? तो इंद्रा और एक अवेंद्रा। ठीक है, एक ठो होता है क्या? इंद्रा और एक ठो होता है अवेंद्रा। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं हम। आगे की ओर और आपको किसी देश का बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इंडिया और श्रीलंका का बता देते हैं। IND और श्रीलंका। आप लिखावट को ना देखें स्टूडेंट, आप जो बोल रहे हैं उसे नोट कर लें, ताकि आने वाले शिफ्ट में आपको ये सवाल दिखे तो आप कंफ्यूजन में ना पड़ें। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति और एक ठो होता है श्रीनेक्स। ठीक है, और यदि किसी तरह का और भी देश है तो हम आपको बता देते हैं। इसी तरह एक ठो पड़ोसी देश है नेपाल के बारे में बता देते हैं। मैन मित्रा और सूर्य किरण, ये नेपाल और भारत के साथ होता है। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। आर्टिकल 79 में बोला गया है कि भारत में एक संसद होगा। ठीक है, उसी तरह 80 क्या बोलता है? 80 राज्यसभा बोलता है कि भारत में एक राज्यसभा होगा, और 81 बोलता है कि लोकसभा होगा। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। ये तीनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, इसलिए आप तीनों को ध्यान रखेंगे। आगे की ओर है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। हम आपको सभी नदी से रिलेटेड डैम आपको बता देते हैं। हम नोट्स में सारे डैम को नहीं ले आ पाए स्टूडेंट, लेकिन अगर आप सेशन को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हम जब भी सेशन आपके लिए नेक्स्ट शिफ्ट का लाएंगे उस समय सभी PDF में ही होगा। हम अभी आपको केवल और केवल बता देते हैं। तो एक चेनाब नदी पर कौन सा बांध है? तो चेनाब नदी पर है सलाल बांध।
सलाल बांध है, चिनाब नदी पर सलाल बांध है जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में। और कृष्णा नदी में कौन सा है, कृष्णा नदी में अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी में अलमाटी बांध है। ठीक है, तो अलमाटी बांध कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि माटी खा रहा था कौन, तो कृष्णा, और क्या माटी खा क्या कर रहा था, तो नाटक, नाटक से हो गया क्या, नाटक, कृष्णा से हो कृष्णा नदी, और माटी खा रहा था से अलमाटी बांध हो गया। इसी तरह आप ट्रिक अपने आप रिलेट कर सकते हैं। आगे की ओर बता देते हैं, हम ज़्यादा आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट, ताकि क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, फिर से है कृष्णा नदी पर, कहाँ पर, तो कृष्णा नदी पर है, तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। कौन सा बांध है, तो नागार्जुन सागर बांध। इसे आप ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अर्जुन और कृष्ण मिलकर अंधाधुंध बांध चलाए थे, किसमें, तो महाभारत में। तो अर्जुन और कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी, और अर्जुन से हो गया नागार्जुन सागर बांध, अंधाधुंध से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, नर्मदा नदी में कौन सा डैम है, तो सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है। इसे आप ट्रिक बना सकते हैं अपने से, जैसे कि इसे आप ट्रिक क्या बना सकते हैं स्टूडेंट, कि यह गुलाम नहीं थे, यह मर्द थे। मर्द से हो गया नर्मदा, गुलाम से हो गया गुजरात। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, बेटवा नदी उत्तर प्रदेश, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में मेटूर बांध, बड़ाकर नदी में मैथान है जो कि झारखंड में है, और रावी नदी में रंजीत सागर डैम है जो कि पंजाब में है, और भागीरथी आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, अमरावती डैम है जो कि तमिलनाडु में है, और कोयना डैम है जो कि महाराष्ट्र में है। सतलुज नदी में भाखड़ा नागल बांध है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, भाखड़ा नागल बांध को, जो कि सतलुज नदी में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और महानदी जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, हीराकुंड बांध जो विश्व की सबसे बड़ी बांध है, हीराकुंड बांध एक उड़ीसा में है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध। और पेरियार इडुक्की बांध जो कि केरला में है, और गंगा में फरक्का बांध है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और चंबल में राणा प्रताप है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं स्टूडेंट, अब मैंने आपको सारा बता दिया, आगे की ओर अब देखते हैं। आगे है SC/ST लोकसभा सीटों से संबंधित कुछ सवाल थे जो कि स्टूडेंट ठीक से नहीं बता पाए, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इससे रिलेटेड आप अपने पढ़ के ही जाएंगे अपने अगला शिफ्ट के लिए। आगे की ओर देखते हैं, भारत में ब्राउन कोयले को क्या कहा जाता है, तो ब्राउन कोयले को। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के PM कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, उस समय क्लेमेंट एटली थे ब्रिटिश के PM। आगे की ओर देखते हैं, आगे है, कुमायूं भाषा किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है कुमायूं भाषा। ठीक है, उसके बाद CAG होना चाहिए था प्यारे स्टूडेंट, यहाँ GAG टाइप हो गया है, CAG यानी कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का या 65 वर्ष का। इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट, 6 वर्ष का या 65 वर्ष का, कि या तो यह 6 वर्ष तक बना रहेगा, या फिर ये 6 वर्ष हो, अगर इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं हुआ और उससे पहले इसका उम्र 65 साल हो गया है, तो इसे वहाँ से बर्खास्त किया जाएगा। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है, राज्य के विशेष अधिकार किसी भारतीय संविधान के भाग में दिया जाता है। राज्य के किसी विशेष अधिकार किस भारतीय भाग में है, तो वे 21 में है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, आँख में क्या, सॉरी, श्याम प्रसाद मुखर्जी किस योजना से संबंधित हैं, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो रर्मन मिशन से संबंधित हैं। रोलक एक्ट से कुछ संबंधित प्रश्न थे, स्टूडेंटों ने ठीक से नहीं बता पाए। रोलक एक्ट कब का है, तो 1919 का है, जिसके वजह 1920 का घटना हुआ। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में, तो 24 घंटे में, आप इसे जानते ही होंगे प्यारे स्टूडेंट। आगे की ओर देखते हैं, अब वहाँ से फर्स्ट शिफ्ट का सवाल ख़त्म हो गया।
अब यहाँ से 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सवाल देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या है सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हम आपको आईएनसी के सभी इम्पोर्टेंट सेशन आपको बता देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट आईएनसी सेशन 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, उस समय इसको मुंबई को बम्बई बोला जाता था, तो हम बम्बई लिखते हैं, बम्बई। ठीक है, 1885 में हुआ था। उसमें पहला अध्यक्ष कौन थे? तो गोकुलदास तेजपाल थे। ठीक है, और अगला 1886 में हुआ था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। इसका दादा भाई नरोजी थे। गरीबी एवं भारत ब्रिटिश कुशासन इसी में बोला गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह बोला जाता है। नेक्स्ट सेशन आपको हम दिखाते हैं 1887 का है। 1887 का है। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था, मद्रास। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट थे। इससे पहले कोई मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। 1888 का भी इम्पोर्टेंट है। 1888 का भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज फूले थे। ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स थे, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे की और इम्पोर्टेंट देखते हैं 1896 यहाँ ये भी काम पर हुआ था। तो ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसी सेशन में वंदे मातरम का जो गीत है वह गाया गया था। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने था, लेकिन प्रथम बार गाया किसने था? सॉरी स्टूडेंट, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और प्रथम बार गाया किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे की ओर देखते हैं 1911 में इम्पोर्टेंट क्या है? तो 1911 का सेशन ये भी कलकत्ता का है। ठीक है, कलकत्ता का है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो भीषण नारायण दास थे। और इसी में पहली बार जन गण मन गाया गया था। और जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब इतने ही हम देखते हैं आईएनसी सेक्शन। एक इम्पोर्टेंट है 1916 का, जिसमें गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए थे। एक इम्पोर्टेंट है 1917 का, जो फर्स्ट लेडी आईएनसी सेशन बने थे। इंडियन नहीं, फर्स्ट लेडी आईएनसी बने थे। तो वो कौन थे फर्स्ट लेडी आईएनसी? वो थे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। अब चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। आगे है करकटम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आप लोक नृत्य भी देख के जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोक नृत्य का चार्ट हम आपको प्रोवाइड करें तो आप कमेंट करें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो दिसंबर 2014 में हुआ था। आगे की ओर देखते हैं भारत का मानव विकास सूचकांक 2025 में रैंक क्या थी? तो 193 देश ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भारत का रैंक 130 थी। आप जितने भी सूचकांक होता है उसमें 2025 का रैंक भारत का आप देख के जाएं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। हम आपको पूरी 12 अनुसूची जो है अभी वर्तमान समय में हम आपको बता देते हैं। पहला है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा है
दूसरा वेतन से संबंधित है और तीसरा शपथ से संबंधित है। ठीक है। और उसके बाद है चौथा जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या, और पांचवा जो है एससी और एसटी के लिए है। छठा जो है पूर्वोत्तर राज्य के लिए है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां शक्ति का विभाजन, आठवां 22 भाषाओं और +2 भाषा जो है उसके लिए है। नौवां भूमि और 10वां दल बदल, 11वां पंचायती और 12वां नगर पालिका से संबंधित है। हम आपको पूरे के पूरे 12 अनुसूची बता दिए, आप इसे नोट कर लेंगे। आगे की ओर देखते हैं। विश्व में स्थित सबसे दक्षिणी में मरुस्थल कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल। हम आपको सभी मरुस्थल बता देते हैं, उसका देश बता देते हैं, ताकि नेक्स्ट बार आए तो आप क्वेश्चन को ना छोड़ें। विश्व के प्रमुख मरुस्थल तो ये कौन सा है? मोजेव तथा एरियोजन मरुस्थल जो कि अमेरिका में है। अट्टाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अट्टाकामा जो कि चिली में है। आगे की ओर देखते हैं। अगला क्या है? अगला है पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। सहारा अफ्रीका में है। कालाहारी बोत्सवान में है। आगे की ओर देखते हैं। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीपीय में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। तकलामकान चीन में है। आगे की ओर देखते हैं। गोबी मरुस्थल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखें इसे, चीन और मंगोलिया में है। सैडी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। हमने आपको सारा इम्पोर्टेंट मरुस्थल बताया। आगे की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि अल्ट प्लस टैब जो है कौन से काम आता है शॉर्टकट की? तो ये आता है कंप्यूटर में खुली हुई विंडो या एप्लीकेशन पर स्विच किया जाता है। आगे की ओर देखते हैं। 2025 में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई गई? तो 26 फरवरी को मनाया गया। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आजकल हिंदू कैलेंडर से पूछा जा रहा है प्रश्न, प्यारे साथी, जैसे कि दीपावली किस दिन को मनाया जाता है, छठ किस दिन को मनाया जाता है, होली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस दिन को मनाया जाता है। इन सभी से रिलेटेड सेशन आपके लिए हम बहुत जल्द लाएंगे, यदि आप कमेंट करेंगे तो। आगे है 86वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। ये 2002 का है। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है? गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? मैंने आपको बता दिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शिफ्ट 1 में ये सब सवाल पूछा गया था, आपको डिटेल से बताया। आप अगर पढ़ लेते शिफ्ट 2 में ऐसा दिक्कत नहीं होता, इसलिए आप आज पढ़ लें ताकि अगला आने वाले शिफ्ट में आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आगे है सिविल जज के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सिविल जज बनने के लिए क्या होना चाहिए? 3 साल तक निम्न कोर्ट में आपको वकील के रूप में कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह है, आप देख लेंगे। ठीक है। किस युग में पत्थरों का औजार बनाया जाता था? तो पाषाण युग में। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल, जल और वायु। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या बोला जाता था? दीवान-ए-अर्ज। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो अरविंद घोष जी ने की थी। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ। प्रथम में आता है कृषि, पशुपालन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं तक था एवरीवन। आगे की शिफ्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, इसी तरह के एनालिसिस पाने के लिए। आप सभी को
आने वाले शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।